बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो आज हम लोग 8वीं कक्षा स्कॉलरशिप का 2022 का पेपर हल करेंगे। 2022 का पेपर गणित विषय के लिए हल करेंगे, हम समझेंगे। तो 25 प्रश्न के बाद 26वां प्रश्न जो है गणित से शुरू होता है, जिसमें कि कुल 50 प्रश्न होंगे ये गणित के और 25 जो है भाषा के। तो 50 प्रश्न में से हम शुरू करते हैं 2022 का ये गणित का प्रश्न पत्र किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। हम समझने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं, लेकिन जब भी आप लोग हल करेंगे तो कम समय में ही पूरा करना रहेगा। तो सबसे पहले कोण के संपूरक कोण, किसी कोण के संपूरक कोण तथा कोटपूरक कोणों के मापों का अनुपात 8:3 हो तो उस कोण का उसके संपूरक कोण से अनुपात कितना होगा। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अनुपात क्या है, 8 और 3 का। तो संपूरक कोण हो जाएगा हमारा, संपूरक कोण होगा अनुपात के हिसाब से 8x और कोटपूरक कोण होता है 3x। तो संपूरक कोण और कोटपूरक कोण में जो अंतर होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। तो हम उसके हिसाब से करेंगे कि 8x ऋण 3x। संपूरक कोण और कोटपूरक कोण का जो अंतर होता है 90 अंश का। तो इसके आधार पे हमारा आ जाएगा 8x में से 3x घटा देंगे, आएगा 5x बराबर 90 अंश। तो यक्ष का मान आ जाएगा 90/5 बराबर 18 अंश। 18×25 = 90, 18 अंश यक्ष आया। अब हमको संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण कितना है, संपूरक कोण 8x है। तो 8 गुणे 18 अंश। तो 8 और 18 का गुणा करेंगे, 8 64, 8 का 8 14, 144 अंश। तो संपूरक कोण का मान 144 अंश। तो कोण का माप बराबर 180 अंश ऋण 144 अंश, क्योंकि संपूरक कोण का माप और कोण का माप दोनों मिलकर के 180 अंश होते हैं। तो 144 अंश हम घटा देंगे, 144 अंश तो 180 में से तो हमारा आएगा 36 अंश। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, उत्तर में क्या पूछा है कि कोण का और उसकी संपूरक कोण का अनुपात। तो कोण का हो गया 36 अंश और संपूरक कोण का हो जाएगा कितना, 144 अंश। तो 144 अंश, तो ये अनुपात हो गया। अब हम इसको काटेंगे, दोनों 36 से जाएगा, 36 चौका 4 6 24, 4 3 12 तो 14। तो आया कितना, 1:4। तो हमारा तीसरा उत्तर सही हुआ, 1:4। अब यहाँ पर दो चीजें हमको समझना है कि संपूरक कोण और कोटपूरक कोण के माप का अंतर 90 अंश होता है। तो हमने पहले 8:3 को 8x से ऋण 3x बराबर 90 ले लिया, आ गया 5x बराबर 90 अंश। तो x बराबर 90/5, तो भाग दे दिए 90 में 5 का, तो 18 अंश आ गया। अब x का मान आया तो हम जो है इसमें रख दिए 8x में। 8x में हमने मान रखा 8 गुणे 18, जो कि यहाँ पर हमने किया 8x 144 आ गया। अब ये हमारा संपूरक कोण आ गया। तो कोण का माप हम 180 अंश में से कोण के माप के लिए 144 घटा दिए, 36 अंश आया। एक कोण आया, एक कोण आ गया और यह 144 अंश संपूरक कोण आ गया। दोनों का अनुपात मतलब 36 से दोनों को भाग दे दिए, कट गया 36 से, तो 1:4। इस प्रकार से तीसरा हमारा उत्तर हुआ इसके हिसाब से। अब अगले प्रश्न पर हम जाएंगे।
28 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग में तार के बाड़ के 5 फेरे लगाने पर 50 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च करना पड़ेगा। ये 2022 का ही है पेपर आपको शुरू करा रहा हूँ। 26 था, 27वां प्रश्न है। 28 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग है, तो 5 फेरे लगाए गए, तो एक फेरे में परिधि के बराबर होता है। तो कुल खर्च, देखिए डायरेक्ट हम इसको हल कर सकते हैं। कुल खर्च हमको चाहिए, कुल खर्च। तो कुल खर्च के लिए हम क्या करेंगे कि 28 मीटर त्रिज्या, पहले तो कितने फेरे, एक फेरे में मतलब, एक फेरे का मतलब परिधि, बाग की परिधि, बाग की परिधि जो होगी, कोई बाग है, ये वृत्ताकार जो बाग है, तो एक फेरा, ये परिधि हो गई, परिधि है। एक फेरे का मतलब ये परिधि है, परिधि। अब ऐसा जितना परिधि की लंबाई होगी उतना एक फेरे में तार की लंबाई होगी, एक फेरे का तार की लंबाई जितना उसकी परिधि होगी। हमको 5 फेरे लगाना है तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुणे परिधि, 5 गुणे परिधि, तो 5 फेरे का, एक फेरे के बराबर उसकी परिधि है, तो 5 का गुणा कर दिए तो ये 5 फेरे के बराबर हो गया। अब 1 मीटर का खर्च 50 रुपए है, तो इतना मीटर आएगा हमारा, 50 का गुणा कर देंगे क्योंकि 1 मीटर का 50 रुपए है। तो अब निकालेंगे, 5 गुणे परिधि का मान होता है 2 पाई आर, ये परिधि होता है। तो 2 गुणे पाई का मान होता है कितना, पाई बराबर 22/7, ये हमेशा आप याद रखना। 22/7 गुणे 2 पाई आर, आर का मान कितना दिया है 28, 28 गुणे 50 मीटर में है सर। अब देखिए 7 चौक 28, अब ओरल ही करते जाइए आप, 5 दूनी 10, 10 गुणे 22 गुणे ये कितना हुआ, 5 चौक 20, 200, 200। अब 200 हो गया। अब ये, अब हम इसको, इसका 200, ये इसका गुणा कर दिए तो 220 हो गया, गुणे 200, 200 हो गया, 220 गुणे 200, तो इसका 22 दूना 44, 44,000 रुपए, तो सही उत्तर होगा इसका तीसरा है, 44,000 रुपए। अभी ये इसको एक बार और समझ लेंगे आप। तो 28 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग है, तो बाग वृत्ताकार है, तो एक फेरे में ये परिधि के बराबर तार लगता है, तो 5 फेरा करना है तो 5 बार परिधि का गुणा, परिधि में 5 का गुणा करें, और परिधि का मान होता है 2 पाई आर। तो चाहे अलग से निकालें, लेकिन हमको समय कम रहता है इसलिए साथ में ही हम उसका हल करते हैं। तो परिधि 5 हो गया, गुणे 2 पाई, 2 पाई आर होता है परिधि, 2 गुणे 22/7 गुणे 28 गुणे 50, इस प्रकार से इतना हो गया है, और उत्तर आया 24। 28वां सवाल आपके सामने है, ये 2022 का 28वां सवाल है। इसमें दिया गया है कि -2 यक्स का स्क्वायर बटे 3y, और पूरे पर घात लगा है कितना, 3 घात। तो हम जानते हैं 2 का घन करेंगे, 2 का 3 घात, सबका 3 घात करेंगे अंदर जो है, लेकिन माइनस है तो माइनस ही आएगा, चाहे जैसे भी करेंगे। अगर हम -3 है, जैसे कि घात 3 है, 5 है, 7 है, ऐसा घात है तो हमको, विषम संख्या का घात है तो हमको माइनस ही आएगा, चाहे जितना भी है। तो हम पहले 2 का घन करेंगे, 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 के हिसाब से हम इसको देखेंगे।
तो ये आ जाएगा 8। 2 गुणे 2 के हिसाब से देखें तो आ गया 8। यहाँ हम 8 लिख देंगे इसको। तो ये माइनस माइनस रहेगा 8। अब यक्स पर 2 घात है, घात के ऊपर घात है। अगर घात के ऊपर घात है तो 6 हो जाएगा, गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात है तो गुणा हो गया। अब नीचे वाले का घन, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, ये 27 हो गया, 27 आ गया। और y है, y पर 3 घात है। तो ऐसा उत्तर हम देखते हैं, ऐसा उत्तर आया है। ये पहला, एक तो पहला हो गया है। अब इसमें हमको 2 पर्याय सही चुनना है और दोनों हम देखेंगे। अब नीचे इसमें तो ये तो हो नहीं सकता, ये क्योंकि इसमें 2 है, ये भी गलत है। और इसमें ये सब सही है, यक्स पर 6, लेकिन 2 ऋण है। 2 ऋण का मतलब कि ये धन हो जाएगा, जबकि हमारा उत्तर ऋण में होना चाहिए। तो ऋण में 1, y पर ऋण 3, जैसे किसी की घात 1 बटे y पर 3 घात है, तो नीचे वाली घात जब भी ऊपर जाती है तो ये ऋणात्मक हो जाती है, तो y ऋण 3। तो ये क्या हो गया, ये नीचे वाली घात, यह वाली घात ऊपर चली गई। ऋण 8 यक्स पर 6। अब ये घात गई ऊपर, y पर ऋण 3 घात और बटे नीचे 27। तो ये जो है चौथा। तो इसका उत्तर हुआ पहला और चौथा। इसके बाद अगला है, इन्हीं 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्या का औसत 20 है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 हो तो 7वीं संख्या कौन सी होगी? तो हमको 10 संख्या है, तो योग 10 संख्याओं का मतलब 10 गुणे 20, ये कुल इतना हो गया, ये टोटल। अब इसमें से हम ऋण करेंगे। ऋण क्या करेंगे, 6 संख्याओं का 15 है, तो 6 गुणे 15, फिर 3 संख्याओं का 16 है, धन 3 गुणे 16। इसको इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस जो बचेगा इसमें 6 और 3 9 संख्या का दिया है। 10 संख्याओं का टोटल इतना है, तो 10 संख्याओं का कुल मान क्या होगा उसको हमने निकाल लेंगे। 10 संख्याओं का, उसमें से हम 9 संख्याओं का मान घटा देंगे, तो हमको एक संख्या जो 7वीं संख्या होगी उसका मान आ जाएगा। तो 10 गुणे 20 बराबर 200, ये 200 हो गया। और ऋण इसमें हम करेंगे 6 संख्याओं का 15 छक्का 90, धन 16 48। ये देखो 6 और 3, 6 3 9 संख्याओं का एक कुल मान हो गया, तो ये हो गया 200 ऋण। इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा 8 9 4 13, 138। अब 200 में से 138 हम घटा देंगे तो आएगा 62। 62 इसका, तो हमको 62 62 मान आया, तो इसका दूसरा मान हो जाएगा 62, मतलब ये हो गया मान 62। अब इसके बाद अगला मान हम अगला देखेंगे, यह है। तो इसके लिए हम, हाँ, प्रश्न देखेंगे 30 ये भी 2022 का ही है, एक क्रम से हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 5a ऋण 3b के धनात्मक प्रतिलोम। तो धनात्मक प्रतिलोम का, जैसे 5a ऋण 3b का धनात्मक प्रतिलोम, का धनात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम धन से मतलब धनात्मक, प्रतिलोम के लिए हम समझ सकते हैं कि इसमें धन वाला ऋण हो जाएगा। तो 5a है तो ऋण 5a, और ऋण 3b है तो ये धन 3b हो जाएगा। ये मतलब जो ऋण वाला है वो धन और धन वाला ऋण। इधर कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम धन मान लेते हैं, तो धन वाला यहाँ पर ऋण हो गया,
और ऋण वाला यहाँ पर धन हो गया। अब किसका, अब इसका ऋण 6A, ऋण 6A धन 2B का गुणात्मक प्रतिलोम इसका होगा। ए ऋण है, ऋण 6A, तो ए 6A धन हो गया। इसको हम धन नहीं लिखते, समझते हैं। और यह ऋण है, ये धन है, यहाँ पर धन है तो ये ऋण 2B। अब प्रश्न के हिसाब से इन दोनों का योगफल, दोनों का मतलब जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे। 6A ऋण 5B, ये हो जाएगा, एक धन है एक ऋण है, तो घट जाएगा, 6 में से 5 घट जाएगा, तो ये आएगा। बड़ी संख्या धन वाली है तो यहाँ पर धन रहेगा, हम लिखेंगे नहीं, समझते हैं। ये घटेगा, एक धन है एक ऋण है, घटेगा वो भी, 3 में से 2 घटेगा, एक आएगा, एक नहीं लिखेंगे। बड़ी संख्या धन वाली है तो धन का चिन्ह बना दिए और घटा दिए तो एक आया, तो अब ए धन बी, तो इसमें हो गया ए धन बी का मतलब ये पहला। अब इसके बाद अगला, अब हम इसको इसको समझने के लिए धनात्मक प्रतिलोम करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम है तो बटे में आ जाएगा, जैसे कि 5 का हो जाएगा 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन धनात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जो धन होगा वो ऋण हो जाएगा, ऋण वाला धन हो जाएगा, ऐसा। तो अगला प्रश्न ये है कि इसमें क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन कौन सा है उसको चुनना है। तो हम एक बार देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। 2 तथा 5 से निशेष भाग जाता है तो 10 से निशेष भाग जाएगा, ये कथन हमारा सही है। अगर 2 और 5 से जाएगा 10 से भी। जिस संख्या में 6 से निशेष भाग जाएगा 2 और 3 से भी निशेष भाग जाएगा, ये भी हमको क्या चुनना है, गलत कथन। तो इसलिए सही वाली पर हम नहीं टिक लगा सकते। अब 7 से विभाज्य सभी संख्याएं विषम होती है, नहीं। 7 से विभाज्य संख्या है, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, तो 7 से विभाज्य सभी संख्याएं विषम है, नहीं। ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये कथन गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा, ये जैसे कि इसमें ये सी वाला हमारा सही, तीसरा सही उत्तर है, जो गलत कथन था। अब हम आगे जाएंगे। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, 2 सही पर्याय चुनना है। असत्य कथन, कौन सा कथन असत्य है, हम इस पर ध्यान रखेंगे कहीं सत्य कथन को हम न बोल दें। तो अब देख, अब इधर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, सही। इसमें 2 सही पर्याय चुनना है। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं सर्वांगसम होती है, नहीं। समांतर चतुर्भुज की, ये देखो, ये आप समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ऐसा रहता है। इसमें कुछ जरूरी नहीं कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, ये नहीं, ये कथन गलत है। ये कहाँ सर्वांगसम है, ये और ये भुजा सर्वांगसम नहीं, संलग्न भुजा है लेकिन सर्वांगसम नहीं। तो इसमें लिखा है सर्वांगसम होती है, ये गलत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, अब ये विकर्ण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के ये विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण कहाँ बराबर है, एक एक विकर्ण ए सी हो गया, ए बी सी डी। अब समझो डी, ए सी और डी बी बराबर है क्या, नहीं बराबर है, नहीं। तो हमको मिल गया, 2 गलत कथन मिल गया। तो जिसमें गलत है ब और क, तो 2 गलत कथन, 2 उत्तर हमको चुनना है। एक तो कथन ब, ये हो गया, इसके बाद कथन क, तो हम 2 कथन लिख देंगे, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार से हमको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद ही हम उसको अच्छे से हल कर सकते हैं। तो इसके आगे के प्रश्न को हम आगे के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आप बहुत अच्छे ढंग से
आप इसको ध्यान में रखिए। अगली सीरीज़ हम बहुत जल्दी इसका आपके पास हम भेजते हैं, पूरा स्कॉलरशिप का पैटर्न ही, कि जिससे आपको असुविधा न हो और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपके पास अगली सीरीज़ इसकी चली जाएगी। स्कॉलरशिप की पूरी सीरीज़ आपको हम देने की कोशिश करेंगे। आप केवल ये ध्यान रखिए, फिर आप जहाँ दिक्कत लगे कमेंट करिए और मुझे आप हेल्प किसी भी प्रकार का रहे तो ले सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।